हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। एड्यूटैप के द्वारा आप लोगों के यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ बोथ एग्जाम्स के लिए एक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है फटाफट सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम डिफरेंट कंपोनेंट को रिवाइज करते हैं थ्रू एमसीक्यूज, और इन एमसीक्यूज में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी होते हैं और पीवाईक्यू भी होते हैं, दोनों को मिला करके, ताकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप की चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो आज जिस कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। तो आप सभी ने सुना होगा एक पर्टिकुलर सेक्शन ये भी रहता है ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ दोनों एग्जाम्स के अंदर। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी, इस जनरल मेंटल एबिलिटी में बहुत सारे बच्चे ये, या आप सबको पता भी होगा कि एक रीजनिंग का सेक्शन भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन भी मेंशन कर दिया है, साथ में रीजनिंग जनरल मेंटल एबिलिटी भी किया है, तो कुछ टॉपिक रीजनिंग के पूछे जाने की भी संभावना है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम पर्टिकुलरली उन्हीं संभावित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि अगर जनरल मेंटल एबिलिटी है तो रीजनिंग के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ में ये इस सीरीज का, इस पर्टिकुलर सेक्शन का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको हमारी इसी जो यूपीएससी ईपीएफओ की प्ले लिस्ट है वहां पे सारे लेक्चर मिल जाएंगे, वो भी आपको जरूर देखने चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं कि ईपीएफओ ईओएओ 2021 में जो हमारा रिजल्ट था उसमें टोटल 116 सिलेक्शन जो है वो एड्यूटेपियंस की रही। ये डाटा मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं, एक तो आप इसको, अगर इन सब बच्चों की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सब की सक्सेस स्टोरी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के पीछे की कहानी ये है ताकि आप इन लोगों से इंस्पायर हों। अगर ये हमारे कोर्सेज से डायरेक्ट जुड़ के अपनी जो अपना जो एफर्ट है उसको सक्सेस में बदल सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए ये कहानी जानना जरूरी है। तो इनकी सक्सेस स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देखिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस हैं यहाँ पे नेक्स्ट फोटो आपकी होने वाली है, इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको कहा कि जनरल मेंटल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो कुछ हो सकता है कि रीजनिंग के टॉपिक भी एक्सपेक्टेड हों जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस जो उम्मीद है कि पूछे जा सकते हैं। हालांकि आज हमने क्वेश्चन आसान लिए हैं, आगे आने वाले जो सेशंस होंगे उनमें क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बताना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड हैं, इनको भी आपको जरूर पढ़ना है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक होगा एनालॉजी। एनालॉजी में नंबर एनालॉजी भी हो सकती है, लेटर एनालॉजी भी हो सकती है और वर्बल एनालॉजी भी हो सकती है। तो उसके 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के, फिर नेक्स्ट टॉपिक के, ठीक है। तो आज 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में हमने वही टॉपिक उठाए हैं। तो उन्हीं में क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, एनालॉजी का मतलब होता है समानता, इक्वलिटी, यानी कि दो एलिमेंट आपको यहाँ पे गिवन है, तो इन दोनों एलिमेंट के अंदर जो रिलेशन बन रहा है वही सेम रिलेशन इन दोनों एलिमेंट में भी बन रहा है, ठीक है। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। एनालॉजी 3 टाइप की होती है, एक नंबर एनालॉजी होगा, ठीक है, एक लेटर एनालॉजी होगा, ठीक है, और एक वर्बल एनालॉजी होगा। तीनों पे क्वेश्चन मैंने इस सेशन में लिए हैं। तो ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको देखना है कि ये दो एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। प्रोपोर्शन का मतलब भी इक्वलिटी होता है और ये साइन प्रोपोर्शन का ही होता है, यानी ये साइन इक्वलिटी का है कि इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है वही सेम इन दोनों एलिमेंट के बीच में भी रिलेशन बनना चाहिए। तो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अब आप देखोगे कि आपका क्वांट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना इसलिए जरूरी है, बेसिक पार्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में काम आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं 6 और 222 में क्या रिलेशन बन रहा है, तो वो ये रिलेशन बन रहा है कि जो 6 का क्यूब होता है वो 216 होता है, और अगर उसी में 6 ऐड कर दें तो वो 222 बन जाएगा आपका, है ना, बन जाएगा। तो सिमिलरली यहां भी वही चीज लगानी है आपको। ये 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे, दैट इज 343, और उसी में अगर 7 ऐड कर देंगे तो वो 350 बन जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरिटी आ जाएगी दोनों एलिमेंट के बीच में, जो रिलेशन यहां बना है वही सेम रिलेशन यहां भी बनेगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं,
ठीक है जी। चलो दूसरा, यूपीएससी का अपना एक लहजा है क्वेश्चन पूछने का, तो बहुत सारी चीजें हम सीसेट के पैटर्न से भी उठाते हैं, सो दैट सेम वही बॉडी यहाँ भी क्वेश्चन आपका एग्जाम लेगी तो कॉपी होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, वही सेम रिलेशन यहाँ भी बनना चाहिए। तो वो कह रहा है कि ए सी एफ और जे है आपका, इसका रिलेशन बन रहा है जेड एक्स यू और क्यू के साथ। तो सेम रिलेशन हमें बनाना है ई जी जे एन के साथ, कि क्या बनेगा, है ना। तो देखो, अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी है पूरी, जो कि ये होती है ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक, ये लेफ्ट हैंड होता है इस सीरीज का और ये राइट हैंड होता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर होता है और जो राइट हैंड से फर्स्ट लेटर होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। जैसे बी और वाई अपोजिट है, ए और जेड अपोजिट है, सी और एक्स है। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया गया है वही लॉजिक यूज किया गया है कि ए के अपोजिट लेटर जेड है, सी के अपोजिट लेटर एक्स होता है, एफ के अपोजिट लेटर यू होता है, जे के अपोजिट लेटर क्यू होता है ना। तो सेम यहाँ पे भी आपको इनके अपोजिट लेटर लेने हैं। तो ई के अपोजिट लेटर होता है वी, जी के अपोजिट लेटर होता है टी, जे के क्यू होता है और एन के एम होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी टी क्यू एम। तो वी टी क्यू एम आपका गिवन ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो यही राइट आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं और फिर रिलेशंस आपको बनाने हैं इनके अंदर। ठीक है जी, चलिए देखो एक क्वेश्चन और लिया हमने यहाँ पे इसी तरीके से। बहुत बार जो लॉजिक इनमें यूज होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हर एक चीज जहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, आपको जुड़े रहना है। ठीक है, देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे इन दोनों में रिलेशन बनाए हम, इन दोनों वर्ड में वही सेम रिलेशन आगे बनाना है। तो आप यहाँ पे देखो लोकर के अंदर 6 लेटर्स हैं, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो के एम एनपी बी डी जे एल डी एफ क्यू एस, तो 2 लेटर्स के 6 पेयर है, यानी कि एक लेटर को 2 लेटर्स के साथ लॉजिक लेके बनाया गया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि एल को किस लॉजिक के साथ यहां पे इस्टेब्लिश किया होगा, तो एल से जो पहला लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर वो के होता है। तो एल से पहले के और एल के बाद एम होता है। तो यानी कि जो फर्स्ट लेटर है इससे पहले का लेटर भी लिया गया है और इससे इमीडिएट बिफोर और इमीडिएट आफ्टर का लेटर लिया गया है। सिमिलरली यहां पे देखोगे ओ से पहले एन आता है और ओ के बाद पी आता है। तो सिमिलरली यहां देखो सी से पहले बी आता है और बी के बाद डी आता है। के के बाद के से पहले जे आता है, बाद में एल आता है। ई की बात करूं तो ई से पहले डी, बाद में एफ, और आर की अगर बात करूं तो आर से पहले क्यू आता है, बाद में एस आता है। तो ये इस तरीके से लॉजिक सेट किया गया है। सेम लॉजिक आप यहां पे लेंगे तो जो एल है, एल से पहले क्या आता है, एल से पहले के आता है और एल के बाद एम आता है। ई की बात करूं तो ई से पहले डी आता है और ई के बाद एफ आता है। एफ की अगर बात करूं तो एफ से पहले ई आता है और एफ के बाद जी आता है। टी की अगर बात करें तो टी से पहले एस आता है और टी के बाद यू आता है। तो ये आपका यहाँ पे परफेक्ट लॉजिक के साथ जो लेटर्स उसने पूछे हैं वो बन जाएंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो के एम डी एफ ई जी, के एम डी एफ यहां नहीं है, के एम डी एफ ई जी यू एस, तो एस यू है, सॉरी, के एम डी एफ ई जी एस यू। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है, तो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको चीजें बनानी है। ठीक है, चलिए एक वर्बल एनालॉजी का भी एग्जांपल लेते हैं। वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आज की इस क्लास में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और इजी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ये भी इतने आसान नहीं है, बट लॉजिक जो यूज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं पे आपको काम करना है ना। देखो यहाँ बोटनी जिस तरीके से प्लांट्स से रिलेटेड है, यहीं पे एंटोमोलॉजी किससे रिलेट होगा ये देखना है हमें। तो जो स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, अब इसके अंदर आपका क्या है, आपकी बेसिक नॉलेज ही डिपेंड करेगी। रेंज वाइड है, आपको नहीं पता कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, बट आपकी अगर बेसिक नॉलेज ठीक ठाक होगी तो आप बता पाएंगे। स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होता है वो बोटनी होता है, तो जो एंटोमोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है ना। तो कीड़े जो होते हैं, कीट जो होते हैं, उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं।
तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यानी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अगर अच्छे हैं तो मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे ज्यादा सहूलियत के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये डाइस का क्वेश्चन है, तो डाइस का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन दैट फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। तो आपको बताना है कि कौन सा नंबर अपोजिट टू 4 होगा। आप सभी जानते हैं डाइस के 6 फेज होते हैं। ठीक है, 6 फेजेज होते हैं। डाइस इज लुक लाइक अ क्यूब। अगर मैं पूरी डाइस बनाऊं तो इस तरीके से बनेगी, है ना। मैं बना देता हूं, थोड़ी ड्राइंग मेरी ठीक ठाक है, इतनी भी ठीक नहीं है, बट आपको 1 सेकेंड, सॉरी। पूरा ही दोबारा से बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से एक डाइस बन जाती है। इसके 6 फेजेज होते हैं। ठीक है, ये आपका जो फ्रंट होता है, इसके फ्रंट के अपोजिट बैक होता है। ये आपका टॉप होता है, टॉप के अपोजिट आपका बॉटम होता है। ये राइट पार्ट होता है, राइट के अपोजिट आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, ये एक डाइस होती है। डाइस इज लुक लाइक अ क्यूब, है ना। तो इस तरीके से अब वो कह रहा है कि इसके 6 फेज है, तो एक डाइस को 2 बार क्या किया गया, 2 बार रोल किया गया। ठीक है, फेंका गया, और फेंकने पर 2 पोजीशन ये मिलती हैं। अब डाइस की 6, अगर आप डाइस को ऐसे रखोगे तो 6 की 6 पोजीशन आपको नहीं दिखेंगी, आपको 3 फेज ही दिखेंगे। 3 फेज नहीं दिखेंगे आपको, बॉटम नहीं दिखेगा आपको, लेफ्ट नहीं दिखेगा आपको, वो नहीं दिखेगा अगर आप इस तरीके से रखते हो डाइस को, ऐसे, है ना। ऐसे गोल गोल घुमा के नहीं, कहीं भी रख लो 3 फेज दिखेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि अपोजिट टू 4 क्या होगा। एक डाइस रोल करने पर 2 पोजीशन आती हैं, एक पोजीशन ये आई, एक पोजीशन ये आई, तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4, क्या होगा ये बताना हमें। तो जब भी आपको एक डाइस की 2 पोजीशन दे रखी हो, क्या दे रखे हो, 2 पोजीशन आर गिवन, 2 पोजीशंस आर गिवन। ठीक है, 2 पोजीशंस आर गिवन, और उनमें एक नंबर कॉमन हो। जैसे आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे 2 कॉमन है और यहां भी 2 कॉमन है। ठीक है, यहां भी 2 कॉमन है और यहां भी 2 कॉमन है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डाइस की पोजीशन लिख लो पहले क्लॉकवाइज। जैसे 2 के बाद क्लॉकवाइज जाओगे 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। तो इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे, 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आया। और फिर दूसरी डाइस की पोजीशन भी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, लेकिन स्टार्ट उसी नंबर से करना है जो कॉमन है। जैसे यहां पे देखो 2 के बाद क्या आया, 4, तो 2 आया, 2 के बाद क्या आया, 4, और 4 के बाद क्या आएगा, 6। तो यहां पे जो नंबर आ रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। देखोगे जो 3 है, 3 के अपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा, 1 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। तो जो नंबर बच गया, एक डाइस पे 6 ही पोजीशन होती है, तो 5 नहीं है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा आपका, 5 होगा। तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। विच इज अपोजिट टू 4, तो 4 के अपोजिट 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको एक डाइस की 2 पोजीशन दे रखी हो और एक नंबर कॉमन हो, तो उस कॉमन नंबर से स्टार्ट करके दोनों पोजीशंस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिए, और जो पोजीशंस, जो नंबर जिसके सामने आया वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये सबसे बेस्ट और अच्छी ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आई सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अपोजिट टू 3। ये भी एक डाइस की पोजीशन है। ठीक है, ये एक ओपन डाइस है। ठीक है, क्या है, ये एक ओपन डाइस है। तो ओपन डाइस के अंदर आपको मैं फिर से एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। पूछ रहा है कि व्हाट इज अपोजिट टू 3। तो ओपन डाइस के अंदर जो ऑल्टरनेटिव होते हैं, ऑल्टरनेट जो होते हैं, ऑल्टरनेट आर अपोजिट टू वन अनदर। जो ऑल्टरनेट होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे, पहले वर्टिकली बात कर लीजिए, फिर हॉरिजॉन्टली कर लीजिए। अगर वर्टिकली देखूं तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2, तो 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 के अपोजिट क्या होगा, 3, तो 1 के अपोजिट 3 होगा, और 4 के अपोजिट क्या होगा, 6, तो 4 के अपोजिट 6 होगा। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट क्या होगा, 1। आपको ऑल्टरनेटली चेक कर लेने हैं, वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे इन केस ऑफ क्या, ओपन डाइस। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये एक कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। आमतौर पर यूपीएससी सीसेट के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन हर साल देखा गया है, ठीक है। तो इसके भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने पूरी डायरेक्शन नहीं लिखी है, डायरेक्शन मिसिंग है, बट ध्यान रखिए हमें बताना है कि यहाँ पे जो ये ब्लैंक स्पेसिस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से ब्लैंक स्पेसिस पे क्या आएगा कि ये किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करे, है ना, क्या करे, पूरा किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, ठीक है। क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करने। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल लेटर यहां पे 16 है। तो अगर 16 को ग्रुप में अगर इसको डिवाइड करोगे तो 4 के 4 ग्रुप बन जाएंगे, है ना। तो इन पूरे लेटर्स को 4 के 4 ग्रुप में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 और ये बन गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि कुछ लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं यहां पे देखूं तो टोटल 4 ही लेटर यूज हो रहे हैं, M O P और N। तो मुझे वैसे भी आइडिया आ गया कि 4 का ही ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी हमें यहाँ। अब आप देखो कि अगर मैं देखूं यहाँ पे फर्स्ट लेटर इस ग्रुप का और इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर M है, तो M कॉमन है दोनों में, तो हो सकता है कि यहां भी M हो और इस ग्रुप का भी फर्स्ट लेटर M हो, है ना। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ सेकंड लेटर O है, यहां भी O है और यहां भी O है, तो सेकंड लेटर फिर यहां भी O हो जाएगा। अगर मैं देखूं थर्ड लेटर यहाँ P है और यहां भी P है और यहां भी P है, तो इस ग्रुप का थर्ड लेटर भी P हो जाएगा। अगर लास्ट लेटर देखें N है तो यहां भी N आ जाएगा और यहां भी N आ जाएगा। आप क्या करते हो, बार बार ऑप्शन उठा के पुट करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड करना है और फिर देख लो कि कॉमन लेटर से क्या कुछ बन सकता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये एक सीक्वेंस बन गई लॉजिकल, MOPN 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 MOPN। तो यानी कि हमारा आया M फिर N फिर P फिर M फिर O फिर N, तो MNP MON। तो ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, बात समझ में आई सबको। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक हिंट दे रहा हूं क्वेश्चंस के माध्यम से कि लॉजिक कैसे यूज करने हैं, आपको कंसेप्ट कैसे काम करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। वेन डायग्राम का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ईपीएफओ एपीएफसी देख लीजिएगा, ईओ आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पूछने का तरीका डिफरेंट भी हो सकता है, एक क्लास में हम हर टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो रेगुलर इस सीरीज से जुड़े रहिए। आगे आने वाले वीडियोज में आपको और अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। विच नंबर इज इनसाइड ऑल द 3 फिगर, तो हमें ढूंढना है कि ऐसा नंबर जो तीनों फिगर के अंदर हो। तो आप देखो इसमें 3 फिगर है, एक ये वाला फिगर है, एक ये फिगर है। आप ये इंडिविजुअली देख लो ना कि एक फिगर ये है, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो दूसरा फिगर आपका ये वाला है, ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है, ठीक है। और कौन सा फिगर हो सकता है इसमें, और ट्रायंगल और किसी तरीके से मुड़ ही नहीं सकती। तो एक फिगर आपका ये है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले इसको उठा लो ना, स्क्वायर को उठा लो। तो ये 5 है, स्क्वायर के अंदर 6 है और 7 है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर 5 है, 6 है और 7 है। तो 5 आपका इन दोनों फिगर में नहीं है, जो 6 है आपका वो ट्रायंगल में नहीं है। तो अकेला 7 ही ऐसा है जो स्क्वायर में भी है, इस फिगर के अंदर भी है और ट्रायंगल के अंदर भी है। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि 7 जो है वो सारे फिगर्स में कॉमन है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर कैलेंडर इज इक्वल टू 2017। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर से भी एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर है कि कैलेंडर रिपीट कब कब होते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं बता देता हूं। अगर सेम सेंचुरी की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, सेम सेंचुरी की, सेम सेंचुरी की बात होगी, जैसे 2001 से लेकर के 2099 तक, 20वीं अगर 21वीं शताब्दी की बात हो रही है तो 21वीं शताब्दी की। तो सेम सेंचुरी के अंदर जो नॉर्मल ईयर होता है, 2 ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है आप भली भांति जानते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो जो लीप ईयर होता है ये हमेशा 28 ईयर के बाद रिपीट होता है। किसके बाद रिपीट होता है, 28 ईयर के बाद। ध्यान रखना अगर सेंचुरी सेम है, ऐसा नहीं कि 1990 बताओ,
ठीक है, और उसमें 28 ऐड कर दिया, सेंचुरी चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना सेम सेंचुरी, अगर सेंचुरी सेम ना हो तो वो कंसेप्ट मैं अभी तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में सब डिस्कस कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि इस सीरीज से लगातार जुड़े रहो, आगे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हर बार डिस्कस करते रहेंगे हम, कभी किसी कंसेप्ट को कभी किसी कंसेप्ट को। ठीक है, तो लीप ईयर 28 ईयर के बाद, और जो नॉर्मल ईयर है वो 11 ईयर और 6 ईयर के बाद रिपीट होते हैं। बट 11 के बाद कौन से रिपीट होते हैं और 6 के बाद कौन से रिपीट होते हैं? तो 6 ईयर के बाद वही रिपीट होते हैं जो इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर हो। इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर जो ईयर होते हैं वो हमेशा 6 ईयर के बाद रिपीट होते हैं। अगर आप देखोगे तो 2017 जो है ये आफ्टर लीप ईयर है, क्योंकि 2016 जो होता है, पहले हमेशा ये चेक करो कि 2017 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो 2017 एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अगर लीप ईयर होता फिर तो वो 28 साल बाद रिपीट हो जाता। अगर आपसे पूछता कि 2016 कब रिपीट होगा, तो 2016 एक लीप ईयर है। हमें कैसे पता था? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। तो 2016 इज द मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज व्हाई दिस ईयर इज रिपीटेड, दिस ईयर कैलेंडर इज रिपीटेड आफ्टर 28 ईयर्स, है ना। तो इसमें 28 ऐड कर दो तो 2016 का कैलेंडर 2044 में रिपीट हो जाएगा, है ना। बट अगर 2017 है, नॉर्मल ईयर है, अगर ये इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर है तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी 2017 में 6 ऐड कर दो तो यही कैलेंडर आपका 2023 में रिपीट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20। लेकिन अगर यहीं पे एक नॉर्मल ईयर 2015 होता तो वो 11 ईयर के बाद रिपीट होता, तो वो 2026 में होता। क्लियर है? तो पूरा आपको एक आइडिया आ गया होगा कि कौन सा कब रिपीट होगा, है ना। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए सिंगल डाइस आर गिवन, देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। 5 के अपोजिट क्या नंबर होगा? एक बढ़िया कंसेप्ट इसमें भी यूज होता है। उम्मीद करूंगा कि आप सारे इसका आंसर देंगे मुझे कमेंट करके। तो कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अब बारी आती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं तो आप वो कहां से कवर कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक है, या जो एक्सपेक्टेड जनरल मेंटल एबिलिटी में कह लो, या रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आप कहां से कवर कर सकते हैं? तो आप हमारे इस मास्टर पैक से कवर कर सकते हैं। इसमें हमने हर एक कंपोनेंट को जितना भी संभावित हो सकता है, जितनी भी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें डिस्कस किया है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने नहीं पढ़ा है पहले, तो आपको हमारे इस मास्टर कोर्स से जरूर जुड़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने जो जीएस वगैरह वाले सेक्शन है ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, लेबर लॉ, ठीक है, ये कोड वगैरह पढ़ना चाहता हूं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मेरा बेसिक ठीक ठाक है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में आ जाइएगा, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया आपको डाइस, कैलेंडर, ये वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, है ना। तो ये 3 कोर्सेज हैं जो ईपीएफओ, ईओ और एपीएफसी के लिए एड्यूटैप के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। सभी का लक्ष्य एक ही है, आपकी सफलता। उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। जो कमिटमेंट हम आपको देते हैं उसे निभाएं, और आपकी जो मेहनत है उसमें थोड़ा सा योगदान देकर उसे सफलता में बदलें, यही हमारा एम भी है, ठीक है। चलिए, तो इन सभी कोर्सेज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक ऐसी गति दीजिए कि आपको रोकने वाला कोई ना हो, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस सेशन से जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे अगले लेसन में, ठीक है, अगले सेशन में और बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ, कंसिस्टेंसी जरूरी है, उसके साथ करते रहिएगा एफर्ट्स को। एक दिन निश्चित रूप से मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।